जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में दो पार्ट आएंगे हमारे, एक आएगा रे ऑप्टिक्स और एक आएगा वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को मिला के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब ये मान के चले अगर 3 आएंगे तो 12 नंबर पक्के हैं, 4 आएंगे तो 16 नंबर पक्के हैं। अब क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि लेवल ज्यादा टिपिकल हो, लेवल हमारा ईजी ही आता है, सिंपल पेपर ही है। हर बार का अगर पेपर देखा जाए, लास्ट 35-36 ईयर के पेपर देखे जाएं, तो उसमें पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन खास नहीं आता है। एवरेज क्वेश्चन आते हैं, इजिली 1 मिनट 1.5 मिनट में इजिली किया जा सकता है, ठीक है। और फिजिक्स वाला पोर्शन है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कैलकुलेशन रहेगी, तो अपन 1.5 मिनट में या 2 मिनट एवरेज मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बायो वाला पोर्शन जल्दी हो जाएगा, तो फिजिक्स वाले पोर्शन में ज्यादा समय दिया जा सकता है, ठीक है। तो बिना टाइम को गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? अच्छा, क्वेश्चन पे एक चीज आप ध्यान रखेंगे, फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कुछ ना कुछ, है ना। जैसे कि यहाँ पर हम किस फॉर्मूले को यूज करेंगे वो आपको पता होना चाहिए कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है या लेंस फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। किसके बारे में बात कर रहा? कॉनकेव मिरर के बारे में बात कर रहा। तो कॉनकेव मिरर हमारा बनता कैसे, पहले पता हो तो ये हमारा क्या होता है, कॉनकेव मिरर। मतलब इसके केस में फोकस हो या ऑब्जेक्ट हो, दोनों क्या रहेंगे, लेफ्ट साइड रहेंगे, मतलब माइनस में रहेंगे। तो क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, 40 सेंटीमीटर में, ठीक है। इन फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का कितना दे दिया, 15 सेंटीमीटर। ये माइनस में होंगे, इसका मतलब क्लियर हो गया कि लेफ्ट साइड रखे हुए हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, बाद में हम ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर आगे लेके जाएंगे, उसके पहले एक काम करें, यहां से हम v सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज द इमेज पोजीशन? तो मिरर फॉर्मूला जो होता है उसको ऐसे लिख सकते हैं हम, u इंटू वी अपॉन में u प्लस वी। ये हमारा मिरर फॉर्मूला है। हम वैल्यूज रख देते हैं, f की जगह रख दिया -15 सेंटीमीटर, u की जगह रख दिया -40, v की जगह v, ये हो गया -40 प्लस v। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया 600, और यहां जाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 15v इक्वल टू राइट में कितना है, माइनस का 40v। ये ऐसे हमने लिख लिया। अब क्या किया जाए, -15 को उधर लेके चले जाओ तो +15 हो गया, माइनस ये बचा हमारे पास -25v इक्वल टू 600। तो v की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया 600 डिवाइड है -25। 25 से कैंसिल करो, 2 बार जाएगा, कितना बचा 10, 100 हो गया, 25 से कैंसिल करो 4 आया। मतलब इमेज कहां बनेगी, 24 सेंटीमीटर में। इतना हमें क्लियर हो गया। अब सेकंड इन्होंने इसके आगे बोला था, इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, मिरर की तरफ 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को और ले जाए। अभी ऑब्जेक्ट 40 में था, 20 और आगे चला गया तो 20 बचा, मतलब ऑब्जेक्ट की नई पोजीशन क्या हो गई, 20 सेंटीमीटर हो गई। क्या हो गई, 20 सेंटीमीटर। एक और चीज, एफ तो वही रहेगा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ में चेंज होगा नहीं, फोकल लेंथ जैसा है मिरर का वैसा ही रहता है, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता। अगर आप मिरर को पानी में डुबा दो या मिरर को किसी लिक्विड में भी डाल दोगे ना, तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होता है। लेंस की फोकल लेंथ में चेंज आता है, क्योंकि लेंस रेफ्रेक्टिव इंडेक्स यानी कि मीडियम पे डिपेंड करता है। चलिए यहां से v सॉल्व कर लेते हैं, फिर फॉर्मूला लगा दो, f इक्वल टू यू इंटू वी अपॉन यू प्लस वी। वैल्यू रखते हैं -15 इक्वल टू -20v अपॉन -20 प्लस v। ठीक है, मल्टीप्लाई करते कितना आ गया, 300 -15v इक्वल टू -20v। -15 को उधर ले जाओ तो -5v बचेगा, कितना आ गया 300। तो v की वैल्यू आ गई हमारे पास 300 डिवाइड बाय -5, माइनस लगाया 5 से कैंसिल 60 आया। मतलब इमेज पोजीशन क्या होगी 60। इसके पहले कितनी थी, इसके पहले 24। अब पूछा क्या इन्होंने, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विल बी, इमेज कितना डिस्प्लेस हुई। तो भाई इमेज पहले 24 बन रही थी, अब किधर चल गई, पहले 24 में इमेज बन रही थी, यहाँ कहीं बन रही होगी, ऑब्जेक्ट पोजीशन 40, यहाँ कहीं इमेज बन रही थी, यहाँ कहीं इमेज बन रही थी। अब कहां बन गई, 60 पे, कहां बन गई 60 में। 60 में बनने का मतलब क्या हुई, दूर चली गई, किधर, दूर। कितना दूर, 60 में से 24 कम कर दो, कितना है 36। तो 36 सेंटीमीटर तो क्लियर है, बट ये दूर गई है, तो टूवर्ड्स गई कि अवे गई, तो अवे फ्रॉम द मिरर, मिरर से क्या हो गई, दूर चली गई। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया।
है ना, दूर चली गई भाई, पहले 24 में बन रही थी, अब 60 में बन रही है, तो दूर गई है ना, तो दूर गई तो अवे होगा और आंसर 36 आ रहा। कैसे, ये 24 वहां 60 आया, ये कितना इमेज पोजीशन 60 कम कर दो, 60 में से 24 कम कर दो, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इस पैटर्न को ध्यान रखेंगे, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर है, थोड़ा सा कैलकुलेशन थी, 2 बार फॉर्मूले में लगाने पड़े, लेकिन सॉल्व इजीली होगा। आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, 1 मिनट 1.5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब यहां पर जो क्वेश्चन है इसमें मैच कराना है, तो इसको मैच कैसे कराएं वो तो बात की बात है, मिरर के बारे में बता रहा। तो मिरर हो या लेंस हो, मैं यहां पे आ जाता हूं, पहले मैं बात करता हूं रियल इमेज के लिए, फॉर वर्चुअल लिख लेता हूं पहले, है ना, फॉर वर्चुअल इमेज। अगर कहीं पर वर्चुअल इमेज बन रही है तो मैग्निफिकेशन जो होता है वर्चुअल के लिए वो क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव। और फॉर रियल इमेज की अगर बात करेगा, अगर कहीं पर भी रियल इमेज बन रही है तो मैग्निफिकेशन उसका हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। एक और चीज, मिरर के बारे में बात कर रहा, तो कॉनकेव मिरर जो है, कैसा मिरर, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का जो नेचर है कुछ ऐसा है कि ये मैग्नीफाई भी करता है और डिमिनिश्ड इमेज भी बनाता है। मतलब कॉनकेव मिरर के लिए देखें तो ये रियल और वर्चुअल दोनों टाइप की इमेज बनाता है भाई साहब, ये ध्यान रखेंगे, दोनों टाइप की इमेज। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करें, कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्लियर है हम कि कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा और हमेशा स्मॉल रहेगी, ये है ऑलवेज वाला पॉइंट, हमेशा वर्चुअल और स्मॉल रहेगा, ये हमें पता होना चाहिए इमेज फॉर्मेशन से। चलिए एक बार मिला के देखते हैं कि कैसा मिल रहा है ना, ABCD सब दिए हैं। पहले मैं ए की बात करूंगा, ए मतलब मैग्निफिकेशन 2, मतलब बड़ी इमेज। अब बड़ी इमेज कौन बनाता है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स तो बनाता ही नहीं है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ए वाले का जो आ रहा है वो कॉनकेव मिरर आएगा, यानी क्यू से मिलेगा। ए वाला क्यू से मिल रहा है क्या, नहीं, ये मिला नहीं, ये मिला हाँ, और कहीं मिला नहीं। तो ये तो क्लियर हो गया कि पहले ही सही हो गया, मतलब ये सी वाला ऑप्शन सही हो गया। बाकी मिलाना है, आप मिला सकते हो, जैसे ए का क्यू मिल गया, अच्छा आर भी मिलेगा, क्यों मिलेगा, ए का आर 2 है, आर मतलब रियल इमेज, ये भी सही है भाई। अगर रियल इमेज बनाता है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स तो रियल बनाता ही नहीं है, और बड़ी इमेज बनाता है, बड़ी बनाता है, ये हमारा सीधे मैच कर गया, है ना। तो आपको बाकी चीजें आनी चाहिए। बी वाला क्यू से कैसे मिल रहा भाई, बी का मतलब -½ हुआ, अब -½ मतलब छोटा, माइनस भी बना है, माइनस मतलब क्या हुआ, रियल इमेज। रियल इमेज कौन बनाता है, फिर से कॉनकेव आया, देखो बी वाला क्यू आया, क्यू मतलब कॉनकेव, स्मॉल बना रहा था, आर रियल इमेज है, रियल इमेज भाई छोटी इमेज है तो रियल हो सकती है, ऐसा थोड़ी ना रियल नहीं होगी। तो इस हिसाब से आप इसको मिला सकते हो, मैंने यहां पर चीजें लिख दी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इस टाइप का मैच कॉलम का क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल सा है, बस आपको थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन का ध्यान रखना है। मैग्निफिकेशन, इमेज फॉर्मेशन पता होगी तो सारा बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखा, अ लाइट रे फॉल्स ऑन अ ग्लास सरफेस ऑफ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स √3। पहले रेफ्रेक्टिव इंडेक्स लिख ले, कितना लिखा है, √3, ठीक है। एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया 60, ठीक है। द एंगल बिटवीन द रेफ्रेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे वुड बी। अब रे ऐसे आ रही होगी, ये नॉर्मल बना लिया, रे ऐसे आ रही है, अब ये रेफ्लेक्ट करेगी या रिफ्लेक्ट भी करेगी, तो भाई कितने एंगल से आ रही है, 60 डिग्री से आ रही है। तो एक चीज तो क्लियर होगी, जाएगी भी 60 से, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसमें कोई डाउट नहीं, जाएगी भी 60 से। अब रेफ्रेक्ट कराना है तो अब अगर एंगल आर पता चल जाए तो भाई स्नेल्स लॉ हमारा लगा दो, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू, ये होता है। साइन आई की वैल्यू कितनी है, 60, साइन आर हमें पता नहीं है, साइन आर 60, साइन आर हमें पता नहीं है, ये आर लिख दिया, और √3 म्यू की वैल्यू, साइन आर की वैल्यू ले आए, साइन 60 होता है √3/2, साइन आर नीचे आएगा ऐसा भाई, साइन आर ये क्या बोला, √3 नीचे आएगा, √3 जैसे नीचे आएगा तो ऐसा हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, ये बचा 1/2, 1/2 मतलब साइन 30, मतलब हमारा आर की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ रेफ्रेक्शन 30 आया, मतलब रे हमारी ऐसे जा रही होगी, ये आ गया 30 डिग्री। अब ये कौन सी रे है, रेफ्रेक्टेड रे है,
पूछा था इन्होंने रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच का एंगल बता दो। तो भाई साहब एक बात बताओ, पूरा एंगल कितना होता है 180, 60 ये है, 30 ये है, 90 हो गया, तो बाकी बचेगा कितना बचेगा 90। कॉमन सी बात है भाई, ये पूरी लाइन जो है ये नॉर्मल है, पूरा एंगल 180 होता है यहां से यहां तक 180, ये 60 और ये 30 कितना हो गया 90, 180 में कम कर दो 90 डिग्री आंसर, ऑप्शन नंबर से। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। मैं एक बार स्क्रीन चेक कर लेता हूं सभी चीजें सही आ रही हैं या नहीं। सही है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ना, अभी दोपहर के बज रहे हैं 3, धूप बहुत ज्यादा है, फैन भी बंद रहता है एक्चुअल में, थोड़ी गर्मी जरूर है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ऐसे पढ़ते रहो, मैं आगे चलता रहूंगा, है ना। थोड़ा सा वीडियो को शेयर लाइक कर दिया करो ताकि मोटिवेशन मिले, हमको ही मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है ना। दोपहर को 3 बजे आने का मन नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि आज वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम रह गया है, थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, है ना। चलिए कोई बात। अगला क्वेश्चन क्या लिखा था, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड मीडियम 2 आर 1.5 × 10⁸ एंड 2 × 10⁸। मतलब एक जगह स्पीड दी है 1.5 और एक जगह दी है 2 × 10⁸। एक चीज क्लियर है, स्पीड ज्यादा कौन सी, ये वाली स्पीड ज्यादा है, मतलब ये रेयरर में है और वो डेंसर में है। ठीक है, स्पीड जहां ज्यादा होगी वो रेयरर मीडियम, जहां कम होगी वो डेंसर मीडियम। ठीक है, अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 एट इंसिडेंट एंगल I, इफ द रे सफर्स TIR, द वैल्यू ऑफ I इज, I की वैल्यू पूछी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू पूछी है। चलिए, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, TIR में आता था म्यू इक्वल टू 1/sin IC, मैं ऐसे लिख देता हूं, चलो ये भी ऐसे लिख देता हूं 1/sin IC, ऐसा म्यू इक्वल टू 1/sin IC। म्यू की कहानी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना, यहां रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है डेंसर का रहता है विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर। मैं आपको बता दूं रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की पूरी कहानी, जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है ना, इसको हम लिखते हैं एक्चुअल में C/V। क्या लिखते हैं, C/V, ये रेफ्रेक्टिव इंडेक्स C/V। ठीक है, मतलब रेफ्रेक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी कैसे हुए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब मैं अगर लिखना चाहूं तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडिया डिवाइड बाय रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ, मैं ऐसे फर्स्ट मीडिया इक्वल टू वेलोसिटी इन फर्स्ट डिवाइड बाय वेलोसिटी इन सेकेंड। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये दोनों इनवर्सली होते हैं, तो अगर 2/1 है तो ये 1/2 होगा उल्टा। अच्छा, यहाँ पे डेंसर मीडियम कौन सा है, वो वाला। ठीक है, ये रेफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका है, रे हमारी कहां से कहां जा रही थी, मीडिया 1 से मीडिया 2 जा रही थी, है ना, और रे एंटर्स कर रही है मीडिया 1 से 2, इट्स लिखा हुआ है यहाँ पर, और आई एंगल पे आ रही है, तो यहां पर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस लाना है, तो मैं साइन IC ले आता हूं, साइन IC। क्या लिखेंगे, 1/μ, क्या लिखेंगे 1/v, और म्यू हमारा क्या होता है, C/v, क्या होता है, C/v। या हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, V1 V2 के नाम पे भी लिख सकते हैं, बाकी C/v लिख दो, C/v, v ऊपर आ गया। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको आगे सॉल्व कर लेता हूं, तो मुझे लाना क्या है, इस I लाना था, तो V की वैल्यू रखो और इसकी रखो, तो साइन IC को साइन IC लिखा, V को क्या लिखा, V हमारा है वेलोसिटी, और C क्या है, ये डेंसर पे होगा, ये रेयरर पे होगा, तो डेंसर पे स्पीड कितनी थी, डेंसर पे स्पीड क्या होगी, कम, रेयरर पे क्या होगी, ज्यादा, बराबर है। तो डेंसर पे स्पीड कम है, तो कम वाली स्पीड कौन सी है, 1.5 × 10⁸, और V क्या, और रेयरर वाले में क्या है, 2 × 10⁸। दोनों कट कर लो, तो ये हमारा आ गया साइन IC की जो वैल्यू है वो आ गई 15/20, भाई 0 हटाओ, नीचे 10 आ जाता, तो ये आ गया 3/4। तो I की वैल्यू लानी थी, तो I या एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। TIR की अगर कंडीशन बोलेगा तो हमें पता है I इज ग्रेटर देन IC, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ग्रेटर देन IC होता है, तो हो सकता है ऑप्शन में ऐसा दे दे, जैसे यहां लिखा है 3/4 तो दिया है, इक्वल टू और ग्रेटर देन साइन इनवर्स 3/4, इक्वल भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा हमारा, C ऑप्शन। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला यहां लिख देता हूं मैं, V इक्वल टू C × साइन IC, ऐसा भी फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, है ना। जब 1 से 2 मीडिया जाए और इनमें से वेलोसिटी और क्रिटिकल एंगल का कोई टर्म्स दिया हो या एंगल का दिया हो, तो हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है,
लिखा लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t1, ये t1 होगा, इन एयर एंड 10x इन टाइम t2 इन अनदर डेंसर मीडियम, मतलब रेयर मीडियम में x चल रहा है और डेंसर मीडियम में 10x चल रहा है, टाइम ले रहा t1 t2, ठीक है। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम, हम पूछा क्या है, क्रिटिकल एंगल पूछा है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, बस हमें कैसे भी करके रेफ्रेक्टिव इंडेक्स लाना है। क्यों? क्योंकि भाई हमें क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला पता है, साइन IC को लिखते हैं 1/μ, ये फॉर्मूला हमें पता है। क्या लिखते हैं? 1/μ। म्यू अगर ले आए तो बन जाए, तो म्यू को हम क्या लिखते हैं? म्यू को लिखते हैं C/v। क्या लिखते हैं? C/v। C क्या होता है? स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा? एयर पे डिस्टेंस है x और टाइम कितना है? t1। तो ये तो C का लिए हो गया। अब डेंसर की बात करेंगे तो डिस्टेंस कितना है? 10x और टाइम कितना है? t2। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये x के साथ t2 का मल्टीप्लाई हो गया और 10x के साथ t1 का मल्टीप्लाई हो गया। यहां से देखे x से x कट गया, ये आ गया हमारा t2/t1। ये आ गया म्यू की वैल्यू। हमें यहाँ 1/μ चाहिए तो इसको रेसिप्रोकल कर लो, तो 1/μ जो आया इसका रेसिप्रोकल करें, 10 रह गया। देखो यार, रेसिप्रोकल करें तो क्या आएगा? 10t1/t2। उठा के यहाँ रख दो फॉर्मूला, जैसे रखेंगे वैल्यू आ जाएगी साइन IC इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/μ की वैल्यू रख दो, कितना है? 10t1/t2। तो IC लाना था, साइन इनवर्स उधर चला गया, तो ये हो गया साइन इनवर्स 10t1/t2। यही हमारा आंसर है। 10t1/t2 मिला लो, 10t1/t2 साइन इनवर्स 10t1/t2, ऑप्शन नंबर C। ये लास्ट ईयर आया था, मैंने मेंशन कर दिया था इसमें, ठीक है। तो एक पैटर्न ये ध्यान रखना कि कैसे सॉल्व करना, वही पैटर्न है ना। क्रिटिकल एंगल का एक फॉर्मूला है, म्यू को C/v लिखते हैं, वही इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसकी मैं PDF अपलोड कर दूंगा, है ना। इसकी PDF मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिस्क इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस ऑफ अ पॉन्ड विच हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3। हमने एक पॉन्ड बना लिया, ऐसा पॉन्ड तो क्या ही बनाएंगे, बीकर बना लेते हैं, यहाँ एक डिस्क रख दिया और रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया, पानी जो है यहाँ पर जो भी लिक्विड है उसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, म्यू की वैल्यू है 5/3, ठीक है। A source of light is placed 4 centimeter below the surface of a liquid. Disk is placed over the surface of a pond. अच्छा, सरफेस के ऊपर डिस्क थी, यहां पर डिस्क है ना, ये डिस्क थी और ये हमने कॉइन बनाया है ना, ध्यान नहीं दिया मैंने। A source of light is placed 4 meter below the surface of a liquid. ये हमने रखा एक लाइट का सोर्स है 4 मीटर पे, यहां रखा है बॉटम पे, है ना। द मिनिमम रेडियस ऑफ डिस्क नीडेड सो दैट द लाइट इज नॉट कमिंग आउट। लाइट बाहर ना जा पाए, बाहर ना जा पाए मतलब लाइट ऐसे जा रही होगी, ऐसे, और यहां जाने के बाद लाइट बाहर नहीं जाएगी, मतलब ये ऐसे चली जाएगी, कॉमन सी बात है। अगर और बड़ा मैं बीकर बनाता तो इधर चली जाती। मतलब एक चीज क्लियर है, TIR नहीं हो पा रहा, तो ये एंगल जो होगा कौन सा एंगल होगा? क्रिटिकल एंगल। और रेडियस पूछिए डिस्क की, तो डिस्क की रेडियस क्या हुई है? R, यहां से यहां तक। कैसे सॉल्व करें इसे? भाई म्यू को मैं लिख सकता हूं, म्यू को 5/3 दिया है, मुझे साइन IC की वैल्यू पता है, साइन IC को 1/μ लिखते हैं, तो 1/μ लिखते हैं। तो अगर इसको देखें तो 1/μ की वैल्यू क्या है? 5/3, यानी कि ये आ गया हमारा 3/5। कितना आ गया? 3/5। साइन IC 3/5 है। साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ये हुआ हमारा परपेंडिकुलर और ये हुआ हमारा हाइपोटेनस, P/H होता है। तो भाई परपेंडिकुलर एंगल के सामने जो रहेगा परपेंडिकुलर हो गया 3 और हाइपोटेनस हो गया 5, ये 4 है, बिल्कुल सही है। तो रेडियस तो सीधा 3 आ गई। सो रेडियस इक्वल टू 3 मीटर में दिया है तो मीटर लेंगे, हो गया कंप्लीट। भाई यही तो लिखना था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये 5, ये 4, सही है, ठीक है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए डायग्राम बना हुआ क्वेश्चन है, लिखा स्मॉल कॉइन इज रेस्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ अ बीकर। ये कॉइन है जो बीकर के बॉटम पे है, ठीक है। फिल्ड विथ अ लिक्विड भरा हुआ है। A ray of light from the coin travels up to the surface of the liquid and moves along its surface। सरफेस की तरफ चला गया, मतलब एक चीज क्लियर हो गई
कि ये जो एंगल है वो कौन सा है, क्रिटिकल एंगल, बराबर हो गया, क्रिटिकल एंगल है, ठीक है। इसके बाद बोला हाउ फास्ट इज द लाइट ट्रेवलिंग इन द लिक्विड, लिक्विड में स्पीड पूछी है, मैंने आपको बताया था म्यू इक्वल टू क्या लिखते हैं 1/sin IC, म्यू को लिख सकते हैं C/V इक्वल टू 1/sin IC, या मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं V इक्वल टू C इंटू साइन IC, डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप। V लाना है, स्पीड क्या होगी लिक्विड में, C की वैल्यू होती 3 × 10⁸, साइन IC क्या होगा भाई, साइन IC क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये 4 है तो ये 5 होगा, कॉमन सी बात है, ये क्या होगा 5, तो भाई साइन IC क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 5, सिर्फ 5। सॉल्व कर लेते, V कितना है 9/5 इंटू 10⁸, ऑप्शन में दिया है क्या, डिवाइड दिया है, डिवाइड कर लो भाई, एक बार गया पॉइंट लगाया, 4 बचा 0, 5 8 40, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक चीज ध्यान रखो यार, 1.8 इंटू ये वाटर की बात कर रहा है ना, वो देख लेना 1.8 10⁸, तो फिलहाल तो सॉल्व कर लेना, डायरेक्ट याद रख सकते हो, बाकी सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये एक हमारा अगला पैटर्न हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इन्हीं पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं ना, और ऐसे ही आते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई भयंकर क्वेश्चन पूछ लेगा, भाई उसको ही पता है 3 घंटे 20 मिनट में पेपर देना है सबको, तो बच्चों के पेपर हो जाने चाहिए, तो बच्चों के हिसाब से पेपर बनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, गर्मी तो है यार आज। अ कॉन्वेक्स लेंस A of focal length 20 centimeter and a concave lens B of focal length 5 centimeter are kept along the same axis with a distance D। एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉन्केव लेंस है, दोनों को एक ही लाइन पे रख दिया है, ऐसे कितनी डिस्टेंस पे, D डिस्टेंस पे, फोकल लेंथ दे दिया दोनों का, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दिया है हमारा 20, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होता है और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, कितना दिया है 5, ठीक है। दोनों को D डिस्टेंस पे रख दिया। इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन A लीव्स B एज ए पैरेलल बीम, मतलब रे हमारी ऐसे आ रही है और भाई साहब जा भी ऐसे ही रही है, बीच में क्या हो रहा है बात की बात है, आ ऐसे रही है, जा भी ऐसे रही है, बराबर है, मतलब इंसिडेंट रे जैसे आई वैसे गई, मतलब टोटल फोकल लेंथ जो इसकी है वो क्या हो, इन्फिनिटी। भाई रे जैसे आ रही है और मिल रही नहीं, इनफाइनाइट जा रही है, तो टोटल यानी कि नेट फोकल लेंथ क्या आएगा, इन्फिनिटी। फिलहाल हमें क्या सॉल्व करना देख लेते हैं। देन द डिस्टेंस D, दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है, तो फॉर्मूला याद रखें 1/f, ये है नेट फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D/f1 इंटू f2, ये फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये f तो इन्फिनिटी हो गया, नेट फोकल लेंथ कितनी थी कॉन्वेक्स वाले की 20 और कॉन्केव वाले की कितनी -5, माइनस D अपॉन ये 20 और ये 5 माइनस कर, ये प्लस हो गया, तो 20 इंटू 5, भाई -5 था ना, माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो पहले एक काम करें, इसको यहीं रखा है, इनको उधर भेज देते हैं, तो ये हो गया D/100, क्या हो गया D/100 इक्वल टू, यहां क्या बचा 1/5 प्लस 1/20 माइनस, तो 1/5 माइनस 1/20, तो ये आ गया D/100 इक्वल टू कितना आ गया, 100 लिख लें, 20 इंटू 500 बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 माइनस 5, ऐसा 100 को उधर भेज दो, तो D इक्वल टू क्या आया, 20 में से 5 गया 15 आया, और ये वाला 100 ऊपर पहुंचा और नीचे 20 इंटू 5 100 था ही, 100 से 100 कैंसिल, तो D आ गया हमारा 15। अब सेंटीमीटर में दिया, सेंटीमीटर में लिखेंगे, मीटर में दिया था मीटर में लिखेंगे, ठीक है। देख लेते हैं किसमें दिया था, सेंटीमीटर दिया था क्या, सेंटीमीटर में था, तो 15 सेंटीमीटर आया, 15 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर। फॉर्मूला ध्यान रखना, ये फॉर्मूला है। फोकल लेंथ इन्फिनिटी क्यों हुई, क्योंकि रे हमारी क्या जाए पैरेलल जा रही, इसलिए इन्फिनिटी हो गई नेट फोकल लेंथ, ठीक है। ये हो गया सॉल्यूशन इसका। अगले पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, A biconvex lens has a radius of curvature 20 सेंटीमीटर ईच। बाइकॉन्वेक्स लेंस का मतलब होता है दो कॉन्वेक्स सरफेस है, ये ऐसे, बाई मतलब दो, कॉन्वेक्स मतलब कॉन्वेक्स सरफेस, ऐसा। भाई प्लेनो कॉन्वेक्स भी होता है, तो बाइकॉन्वेक्स लेंस हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ईच। पहली वाली सरफेस ये है, तो इसका
रेडियस ऑफ कर्वेचर जो पहला रहेगा वो रहेगा R1, क्या रहेगा R1। अब वो रहेगा राइट साइड है तो पॉजिटिव रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा ये है तो इसका किधर रहेगा, इधर C2, तो ये रहेगा R2 और ये लेफ्ट में इसलिए ये नेगेटिव रहेगा। मतलब R1 पॉजिटिव होता है, R2 नेगेटिव होता है, दोनों बराबर दिए हैं। मतलब R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू, मैं भी 20 लिख रहा हूं, है ना, प्लस माइनस आगे देखेंगे, ठीक है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज 1.5, मतलब ग्लास का बना है, द पावर ऑफ द लेंस इज, तो पावर, लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा होगा, पावर का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 और ब्रैकेट ऑफ 1/R1 माइनस 1/R2। अब आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे एक तरह से इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल होती है तो उसे इक्वी कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। और इक्वी कॉन्वेक्स यहां लिख लेते हैं फॉर, अब चाहो तो लिख भी सकते हो, ये समझाने के लिए है ना, फॉर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस R1 और R2 क्या होते हैं, बराबर एक दूसरे के। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं P इक्वल टू म्यू माइनस 1, ये होगा 1/R प्लस का और ये माइनस का 1/R, तो माइनस है माइनस प्लस हो गया यानी कि 2/R हो गया। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। म्यू माइनस 1 कितना, म्यू मतलब 1.5 में 1 गया, कितना बचा 0.5, 0.5 में 2 का मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 0.5 में 2 पॉइंट हटाते 10 आता। डायरेक्ट क्या करना, लिख लो, आगे लिखना है तो आर की वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो। म्यू माइनस 1 मैं यहाँ लिख देता हूँ, देख लेता हूँ आगे पेज है क्या, नहीं है तो मतलब कलर चेंज करके यहीं पे एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर इस जगह, है ना, ऐसे। म्यू माइनस 1 मतलब म्यू मतलब 1.5 में 1 गया, 0.5 बचा, इंटू 2 को 2 लिखा, अपॉन आर कितना था 20, पॉइंट हटाते नीचे आता 10, ये 10 से 10 कैंसिल, ये 5 इंटू 2 10, 10 से 10 कैंसिल 1/20, तो ये आ गया पावर 1/20। हमें क्या डायोप्टर में दिया है, तो इसको कह रहे हो 100 सेंटीमीटर की बात कर लें, तो इसको मैं लिख देता हूं 100/20 सेंटीमीटर, बराबर है। तो इसको कट कर दो, 20 से 5 डायोप्टर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो भाई, ये 100 कर दिया, ये सेंटीमीटर में आ गया, इसको यहां ना लिख के यहां लिखना है, फोकल लेंथ नीचे है ना, तो 5 डायोप्टर इसका आंसर आएगा प्लस का। सॉल्व करना था, पावर पॉजिटिव आएगी क्योंकि इक्वी कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स की पावर हमेशा पॉजिटिव आती है, ठीक है। तो यहाँ म्यू की वैल्यू 1.5 में 1 किया, 0.5 इंटू 2 डिवाइड बाई 20, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पे, अच्छा यहाँ पे आंसर जो आ रहा है 1/20 आ रहा है ना, तो 1/20 आ रहा, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई सेंटीमीटर में लिखा ना हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसको मीटर सेंटीमीटर में था, तो पावर का जो फॉर्मूला होता है 100/f होता है जब पावर की बात करते हैं, तो 100/f, फोकल लेंथ जब सेंटीमीटर में हो, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में, जैसे 100 का ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो आंसर आ गया 5 डायोप्टर, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इसका एक फॉर्मूला छोटा सा लिख लो यहाँ पर, ऐसा है ना, पावर का फॉर्मूला होता है 100/f जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होती है तब। फोकल लेंथ सेंटीमीटर में आई थी, मैंने 100 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा टू थिन lenses are of some focal length f but one is convex and other one is concave। दो लेंस है, एक कॉन्वेक्स है दूसरा कॉन्केव है। when they are placed in contact with each other the equivalent focal length of the combination will be। भाई दो लेंस दिए, एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव, when they are placed in contact with each other the equivalent focal length पूछी है, ठीक है। फोकल लेंथ दोनों की f है भाई, ऐसे करके रखा है, एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव। इसका तो डायरेक्ट पता होगा भाई, नेट फोकल लेंथ बोला ना, फोकल लेंथ नहीं, नेट फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है अगर डिस्टेंस दोनों के बीच में नहीं है तब, ऐसे लिखते हैं नेट फोकल लेंथ, ठीक है। तो इसको 1/f लिख दिया, इक्वल टू पहले वाले की फोकल लेंथ f है, कॉन्वेक्स है, दूसरा वाला माइनस में है भाई, कॉन्केव है ना दूसरा वाला, तो फोकल लेंथ नेगेटिव, दोनों कट करो कितना आ गया 0, तो फोकल लेंथ जो आई वो आ गई 1/0 भाई, f उधर गया 0 इधर, 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। मतलब ये है कि अगर यहां पर रे आएगी ऐसे, रे अगर ऐसे आएगी और जैसे इसमें पड़ेगी वो सीधे ही चली जाएगी, ना तो कन्वर्ज होगी ना तो डाइवर्ज होगी, फोकल लेंथ क्या इन्फिनिटी, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट। कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है,
इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको धीरे धीरे करते रहना है प्रैक्टिस के लिए, ज्यादा कुछ नहीं है, इन्हीं में से घुमा फिरा के देगा, है ना, ज्यादा लोड नहीं लेना है, ज्यादा लोड तो लेना भी नहीं है ना, नीट की एग्जाम है, ठीक है, इतना लोड नहीं लेना, आराम टेंशन फ्री होके दो, लाइफ में हमेशा अच्छा ही होगा, ठीक है। चलिए, टू आइडेंटिकल ग्लास म्यू इक्वल टू 3/2 इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ ईच, फोकल लेंथ एफ ईच आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट। पहला दो क्लियर हो गया कि हमारे पास जो दो लेंस है वो इक्वी कॉन्वेक्स है, इक्वी कॉन्वेक्स है, दो लेंस है, कितने, दो है ना, दो ही बोला है, टू आइडेंटिकल, दो है और आइडेंटिकल है, मतलब दोनों को ऐसे मिला दिया, दूसरे वाले को भी ऐसे एडजस्ट कर लेते, ऐसे रख दिया, है ना, इस टाइप से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स दोनों का 3/2 दिया है, ठीक है। द स्पेस बिटवीन द टू लेंसेज इज फिल्ड विथ वाटर, इसके बीच में जो स्पेस है उसको वाटर से फिल कर दिया भाई साहब, मतलब एक कॉन्केव लेंस का काम करेगा ये, है ना, ये एक तरह से कॉन्केव लेंस हो गया ये वाला, ये कॉन्केव, मतलब तीन लेंस हो गए देखा जाए तो, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, अब कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ बताना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बट डायरेक्ट हम समझेंगे इसे। भाई एक बात बताओ, दोनों कॉन्वेक्स की बात हो रही है तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, दो कॉन्वेक्स, पहले एक कॉन्वेक्स के लिए बात करें, मैंने बताया था आपको 1/f इक्वल टू 2 म्यू माइनस 1/r, ये कॉन्वेक्स के लिए है, इक्वी कॉन्वेक्स के लिए, चलो सॉल्व करके देखें। तो लिखा 2 म्यू कितना है 1.5 में 1 गया, कितना बचा 0.5 डिवाइड बाय आर की वैल्यू कितनी बताई इन्होंने, कितना बताया, कुछ बताया नहीं बताया, कोई बात नहीं, हटा दो, पॉइंट हटाते नीचे कितना आता 10, 10 से 10 कैंसिल, 1/r, मतलब एक चीज क्लियर होगी, फोकल लेंथ f इक्वल टू आर आएगा दोनों के लिए, फॉर बोथ कॉन्वेक्स लेंस, दोनों कॉन्वेक्स लेंस का f और r बराबर आ रहा। अब कॉन्केव की बात करें तो यहां लिख लेते हैं फॉर कॉन्केव लेंस। अब कॉन्केव की बात करते तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला यही था 1/f डैश, ले लो भाई, फॉर्मूला बिल्कुल यही, माइनस का 2 म्यू माइनस 1 अपॉन आर, समझो इसे, कॉन्केव के लिए है और इक्वी कॉन्केव है, जितना इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा उतना राइट साइड भी होगा, तो वहां माइनस का 2 म्यू माइनस 1 इंटू आर होता है। अगर इसके हिसाब से सॉल्व करते तो क्या आता, म्यू कितना, इसका म्यू दिया है 4/3, 4/3 माइनस 1, तो ऐसे लिख लो -2 4/3 माइनस 1 अपॉन में आर कितना दिया था इसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं पता, आर को आर लिखो, तो -2, अब ये हो गया, एक इधर गया तो 4 में से 3 गया, एक बचा, मतलब 1/3 बचा, मतलब ये 2/3 आर लिख लो, ऐसा देखो भाई, ये 3 इधर गया तो 4 - 3 अपॉन में 3, तो 4 - 3 1 हुआ, तो -2 × 1 1 आया, माने -2, और ये ऊपर 1 आया नीचे 3 आया, तो माइनस का 2/3 आ गया, ठीक है। यहाँ जगह है, मैं इसको एक बार कैलकुलेशन में करके दिखा देता हूँ, दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना, -2, यहाँ आ गया 4 - 3/3 अपॉन में आर है, मतलब आ गया -2 अपॉन में 3r, ये भी हो गया, फोकल लेंथ आ गई 1/f डैश की वैल्यू। अब कंबाइन की फोकल लेंथ जो होगी वो 3 लेंस है, तो नेट फोकल लेंथ होगी 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f प्लस 1/f, और ये है माइनस का 1/f डैश, प्लस का 1/f डैश लिख लो अभी तो। अब वैल्यूज रखो, आंसर जो आ रहा है वो किसके टर्म्स में आ रहा है, f के टर्म्स में आ रहा है, तो f के टर्म्स में लिखें, r को मैं f लिख सकता हूं, -2/3f, r को f लिख सकते हैं भाई, r और f तो बराबर थे, यहां सॉल्व कर लेते हैं, ये लो, तो पहले मैंने लिख दिया यहां पर 1/f को ये लिख दिया मैंने 2/f, भाई 1/f कितना हो गया 2/f, माइनस ये कितना आ रहा था 1/f डैश की वैल्यू कितनी आ रही थी, एक मिनट, 1/f डैश की वैल्यू कितनी आ रही थी -2/3f, ये लिख दिया -2/3f, ये आ गया, तो यहां पे भाई साहब 3f ले लें नीचे, f 3 दूनी 6 बचा, -2 बचा, कितना आया यहाँ पे 4/3f, यही आएगा 1/f की वैल्यू। तो इक्विवेलेंट निकालना था, तो इक्विवेलेंट क्या, रेसिप्रोकल 3/4 है, सिंपल सा, मतलब हमें एक फॉर्मूला ये डायरेक्ट लगाना है और एक फॉर्मूला हमें ये लगाना है, ठीक है। देख लो 3f/4 बता रहा था ना, कितना बताया था 3f/4, ऑप्शन
ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। पैटर्न ध्यान रखोगे ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा लेंदी लग रहा है, बट वो पैटर्न अगर ध्यान रहेगा तो कर लोगे, इजीली कर लोगे, है ना। इतना कोई टिपिकल तो है नहीं, देखो बट थोड़ा लेंदी हो जाता है कोई कोई क्वेश्चन। अब आते हैं प्रिज्म वाले टॉपिक में। प्रिज्म के क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। प्रिज्म में कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन लिखा था एंगल ऑफ अ प्रिज्म ए, वन ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज सिल्वर्ड, light ray falling at an angle of incidence 2a on the first surface returns back through the same path after suffering a reflection at the silvered surface, the refractive index of the prism is। भैया पहले प्रिज्म बना लो, ये इसका एंगल दे दिया a, अब बताया एक रे आ रही है, ऐसे रे आई, यहां रिफ्रैक्शन हुआ होगा, ऐसे रे आई, नॉर्मल बना लेते हैं, समझते जाना है ना। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये वाली जो सेकेंड सरफेस थी उसको सिल्वर कर दिया, तो रे जैसे जाएगी वैसे ही वापस हो जाएगी, ठीक है। अब क्या बोला, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, आपको जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं, कुछ है क्या। एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a दिया है, तो ये हो गया हमारा 2a। ये एंगल पता चल जाए तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, भाई पूछा ही रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है। तो भाई इस सरफेस के लिए अगर रेफ्रेक्टिव इंडेक्स लगाता हूं तो क्या आता है, साइन आई बाय साइन आर, यही आता है। बस कैसे भी करके आर की वैल्यू पता चल जाए, आई तो पता है 2a, आर पता चल जाए, तो आर का क्या करें, तो आपने एक रिलेशन पढ़ रखा है R1 प्लस R2 इक्वल टू ए, ये पढ़ा है, ये होता है एक रिलेशन। R1 मतलब ये वाला एंगल रहता है, R2 इधर बनता था सेकेंड रिफ्रैक्शन में। तो भाई साहब R2 तो जीरो हो रहा है, क्यों, क्योंकि रे हमारी जैसे जा रही वैसे वापस आ रही, तो R2 तो जीरो हुआ। अगर R2 जीरो हुआ मतलब R को मैं A लिख सकता हूं, क्योंकि R2 क्या है, जीरो है। R को अगर A रख सकता हूं तो यहाँ A रख दो, साइन 2a बाई साइन ए, क्या लिखा, ये लिख देते हैं कलर चेंज करके, साइन म्यू इक्वल टू साइन 2a अपॉन में साइन ए। अब साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस ए अपॉन में साइन ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल, क्या आ गया, 2 कॉस ए, यही आंसर है, 2 कॉस है छोटा सा क्वेश्चन और आए हुए हैं, तो आपको सिर्फ पैटर्न ध्यान रखना और कुछ भी नहीं है। देखो फिजिक्स का पोर्शन थोड़ा सा रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और कोई भी टीचर अगर आपको ये बोले कि नहीं फिजिक्स में कुछ भी नहीं होता है, वो इजीली बनता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलतफहमी है। टिपिकल रहता है कंपेयर टू बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, ठीक है। बट अपने को समझदारी से करना है। देखो सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता, लेंदी रहते हैं, कुछ आड़े तिरछे भी आते हैं, तो अपने को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो सिंपल एवरेज क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन करो उतने आने चाहिए, बात खत्म। पैटर्न आपको समझना है, अब पैटर्न अगर आता है तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो आराम से सॉल्व करो, फॉर्मूले ज्यादा से ज्यादा याद रखो, पैटर्न ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखो, अपने आप बनेगा। इस क्वेश्चन पे आते हैं अगला। A ray is incident at an angle of incidence I on one surface of a small angle prism। प्रिज्म का एंगल स्मॉल है, ये बात पहले इन्होंने बता दी है। विथ एंगल ऑफ प्रिज्म ए दिया है, एंड एमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस। अपोजिट सरफेस से नॉर्मली रे जा रही है, मतलब वही केस दिया है पिछला वाला, ऐसे चली जाए। इस बार सिल्वर नहीं किया, इस बार नॉर्मली चली गई। नॉर्मल जाने का मतलब ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, नॉर्मल जाने का मतलब क्या हुआ, ई हमारा जीरो है तो R2 भी हमारा जीरो होगा, सीधे चली गई, ठीक है। ये ध्यान रखना, नॉर्मली सीधे जाने का मतलब ये होता है। अच्छा आगे क्या बोला है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म म्यू देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नियरली इक्वल टू। एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात कर रहा भाई, ये आई और ये आर, तो म्यू इक्वल टू लगा दो साइन आई अपॉन साइन आर, बराबर है। तो साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा था, तो इसको लिख सकते हैं म्यू इंटू साइन आर, लिखा जा सकता है। अब आर को क्या लिखा जाए वो देखा जाए, कि ऑप्शन में तो ए के टर्म्स में दिया है, तो एक काम करें, इसको यहीं होल्ड करो, इसको यहाँ पे, ये क्यों लगा है, इसको लगाने डब्बे बनाने की जरूरत नहीं, यही होल्ड रखो, है ना, समझने के लिए। आर को क्या कहें, तो मुझे एक चीज पता है कि R1 प्लस R2 जो होता है वो ए के बराबर होता है। R1 प्लस R2 क्या होता है, ए के बराबर। तो अगर R1 को मैं आर लिख रहा हूँ, R1 को आर लिख रहा हूँ, R2 जीरो है भाई साहब, ए आया, मतलब आर की जगह ए लिख सकता हूं मैं, और इसी वैल्यू को यहां रख दो। जैसे ही रखेंगे साइन आई की वैल्यू आ जाएगी, साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू
साइन ए। अच्छा, इन्होंने पूछा क्या था? पूछा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नियरली इक्वल टू, ठीक है, एंगल ऑफ, अभी अगर मैं स्मॉल एंगल की बात करूं, देखो साइन को उधर भेज दो पहले तो, है ना, साइन को किधर भेज दो? उधर। तो ये आ गया आई इक्वल टू साइन इनवर्स, क्या बचेगा? म्यू, साइन ए इंटू म्यू, ऐसा बचेगा। साइन साइन से कैंसिल हो गया, तो आई की वैल्यू क्या आ गई? म्यू इंटू ए। आई की वैल्यू क्या आ गई? म्यू इंटू ए। ऑप्शन देखो, ये दिया म्यू इंटू ए, ठीक है। तो ये भी ये वाला ध्यान रखना है, कई जगह आता रहता है। इससे एक चीज और याद है, यहां पर एक और चीज आया करती है, आपने पढ़ा होगा आई प्लस ई, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस इमरजेंस इक्वल टू ए प्लस डेल, एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म। ये रिलेशन भी ध्यान रखेंगे ना, काम आता रहेगा। मैं एक बार और स्क्रीन चेक कर लेता हूं, ठीक है। चलिए अगले पे आ जाते हैं। ये भी डायग्राम बेसिस क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस फ्रॉम द प्रिज्म, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया √3, तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स तो √3 दिया है, और पूछा है एंगल ऑफ इमरजेंस ई की बात। तो पहला ये है कि इसमें दिया है रे सीधे आ रही, मतलब सीधे ही आएगी, आएगी तो ऐसे ही। अब इसका नॉर्मल ड्रॉ कर ले पहले, तो इसका नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा? ऐसे, ये क्या होगा? नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, ये एंगल क्या है? 90। ये एंगल क्या हो जाएगा? ये 90, ये 60, तो 90 और 60 150, ये 30 बचेगा। ये 90 है, ये 30 है, तो कितना होगा? 120, मतलब ये एंगल क्या होगा? 60। कितना होगा? 60। तो हमें ये एंगल जानना है भाई। ये इंसिडेंट रे हो गई और ये नॉर्मल है, तो ये एंगल कितना हो गया? 30। कितना हो गया? तो भाई ये हमारा देखो, ये 30, ये 90, तो 30 और 90 कितना हो गया? 120। 120 और ये हमारा हो गया 60, और ये पूरा 90 होना चाहिए, 60 ही है, तो 30 ये बचेगा। तो एक चीज क्लियर हो गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस की जगह मैं रख सकता हूं 30। आई कितना लिख सकता हूं? 30। म्यू इक्वल टू लगा दो, ऐसे लगाया करो, स्नेल्स लॉ का तरीका देखो। ग्लास है तो इसको ऐसे लिखेंगे, साइन 30 इंटू रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू साइन ई इंटू रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ये ध्यान रखना है ना, ऐसे लगाया करो। जिसका एंगल होगा साइन एंगल और रेफ्रेक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का, जिसमें जाएगी साइन, ये हमने ऐसे बना दिया, साइन एंगल और रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इसका, साइन एंगल रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का, साइन एंगल रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का। अब सॉल्व करो। साइन 30 क्या होता है? 1/2, म्यू को म्यू लिखा, साइन ई को साइन ई लिखा, म्यू A1 ही होता है। तो हमें लाना क्या था? इसको ले आए साइन ई इक्वल टू म्यू/2। म्यू कितना दिया था? अच्छा, म्यू दिया था √3। म्यू कितना दिया था? √3। अब √3 दिया है तो ये आएगा साइन 60, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। एंगल ऑफ इमरजेंस 60 डिग्री। ये भी लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया था, ठीक है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना और कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन एयर एंड देन इन मीडियम। पहले एयर पे परफॉर्म करा, फिर मीडियम पे परफॉर्म करा, है ना, अदर देन एयर बोला है ना। इट इज फाउंड दैट एट्थ ब्राइट फ्रिंज इन द मीडियम लाइज वेयर द फिफ्थ डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज कौन सी है? फिफ्थ डार्क फ्रिंज लाइज इन एयर, ठीक है। ये वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं डार्क और ब्राइट फ्रिंज के। ये मैंने फॉर्मूले लिख रखे हैं, है ना। ये हमारा ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला है n लैम्डा d/d, और डार्क फ्रिंज का होता है 2n-1 लैम्डा d/2d। ये डार्क फ्रिंज के लिए पोजीशन है और ये ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन है। तो n हमारा है नंबर ऑफ फ्रिंज। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए अभी क्वेश्चन समझते हैं। पहले क्या बोला? एट्थ ब्राइट फ्रिंज इन मीडियम पे, तो ये एट्थ लिखा है इनकी जगह, लैम्डा मीडियम का लैम्डा d/d इक्वल टू, मैं इसको पहले लैंग्वेज में लिख देता हूं, एट्थ ब्राइट फ्रिंज। एक काम क्या लिख रहा हूं भाई? BF नहीं, ब्राइट फ्रिंज, एट्थ ब्राइट फ्रिंज
इक्वल टू फिफ्थ डार्क फ्रिंज। ये दोनों की पोजीशन क्या है, इक्वल है। पोजीशन क्या है, इक्वल है। मैंने इक्वल कर दिया तो ये 8th को 8 को 8 लिखा। अब ब्राइट फ्रिंज के लिए लैम्डा मीडियम पे हो रहा था, मीडियम लैम्डा डी बाई डी। ध्यान से देखो 8th ब्राइट फ्रिंज इन मीडियम, मीडियम पे है इसलिए मीडियम की वेवलेंथ ले ली। अब 5 नंबर की डार्क थी, फॉर्मूला देखो n की जगह 5 रखो तो 5 इंटू 2 कितना होता, 10। 10 में 1 गया कितना बचा, 9। 9 लैम्डा डी बाई 2d, 9 लैम्डा डी बाय 2d। ये एयर पे हो रहा था, फिफ्थ डार्क फ्रिंज लाइज इन एयर, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब देखें तो डी से डी कट हो गया, डी से ये डी कट हो गया। लाना क्या है, एक काम करें, हमें लाना क्या है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स लाना है। तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, म्यू इक्वल टू 1 बाय लैम्डा बोलते हैं। तो एक काम करो, यहां ले आते हैं ऐसे, लैम्डा एयर बाय लैम्डा मीडियम की वैल्यू। तो लैम्डा एयर ये है, लैम्डा मीडियम नीचे ले आओ तो 8 दूनी 16/9, कितना आ गया, 16/9। ये आ गया लैम्डा एयर बाय मीडियम। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। हमें लाना रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है, मीडियम का लाना है, तो ऐसे लिखो, और लैम्डा उल्टा हो जाएगा एयर अपॉन मीडियम। भाई ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मैं एक फॉर्मूला और लिखूंगा अभी, है ना। तो मीडियम अपॉन एयर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू एयर अपॉन मीडियम का वेवलेंथ, 16/9। देखो ऑप्शन दिया होगा, पॉइंट में दिया है, डिवाइड कर दो, 9 से कट करा, एक बार गया, बचा कितना, 7, 0 बढ़ा दो, 9 7 63, 1.7, 9 7 63, 7 बचेगा, फिर जुड़ा हुआ 7 ही आता अगला, मतलब 1.78 लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा एक क्वेश्चन। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये जो मैंने आगे लिख रखा है। ये एक चीज ध्यान रखना, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ के रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रिटिकल एंगल के रहता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल के रहता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के रहता है। ये कुछ है फॉर्मूले जो कभी कभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, डेविएशन किस कलर का ज्यादा होगा, स्पीड किस कलर की ज्यादा होगी, वेवलेंथ किस कलर की ज्यादा होगी, ऐसे करके बहुत सारा पूछेगा। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स किस कलर का ज्यादा होगा, तो ये बॉक्स से आप इनवर्सली डायरेक्टली से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, In Young's double slit experiment, the intensity of light at a point on the screen where the path difference lambda is k. Path difference lambda is k. ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बाकी बहुत सिंपल है, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको पहले ही मार्क कर लो आप इंपॉर्टेंट की लिस्ट में। क्या लिखा है, यंग्स डबल स्लिट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस लैम्डा इज के। मतलब इंटेंसिटी जो दिया है वो के यूनिट दिया है, के। तो भाई इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 4I0 cos स्क्वायर 5/2। आपने इंटरफेरेंस पढ़ा होगा, तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। चलिए रखते हैं, तो I को मैंने लिख दिया के यूनिट, 4I0 को लिखा 4I0 cos स्क्वायर 5/2। क्या करें, 5 क्या होता है, फेज एंगल, और यहां पे पाथ डिफरेंस दिया था लैम्डा, कितना दिया है, लैम्डा। तो पहले फेज एंगल और पाथ डिफरेंस में रिलेशन लेके आओ। तो फेज एंगल होता है, यहां से साइड में लिखना पड़ेगा एक्चुअल में, यहां लिखेंगे वी नो दैट फाई इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। ये होता है फॉर्मूला, ध्यान रखेंगे। चलिए मैं इसी के हिसाब से वैल्यू रख देता हूं, ये 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस कितना बताया, लैम्डा बताया, लैम्डा बताया। लैम्डा से लैम्डा कट हो जाता तो फाई की वैल्यू आ जाती 2π। ये साइड में मैंने सॉल्व करा, मतलब फाई की जगह 2π रखूंगा तो 2π/2 यानी कि पाई, 2π/2, 2π/2, 2 से 2 पाई कटता, तो इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर लगा हुआ है, ये आया। मतलब k की वैल्यू आ गई 4I0 cos पाई, cos पाई होता है -1, -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। मतलब एक चीज ये याद रखेंगे, ये आएगी, k की वैल्यू 4I0 है। अब इन्होंने क्या बोला है, λ/4 बीइंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट,
द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4। ये तो कोई मतलब नहीं है, क्या दिया हुआ है, बीइंग लाइट ऑफ वेवलेंथ के यूनिट्स के बाद ये क्या, इस लाइन का कोई सेंस ही नहीं बन रहा। यहां से आ जाओ, द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 4। पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा बाई 4 है तो इंटेंसिटी क्या होगी, उस पर फोकस करते हैं। तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया, लैम्डा बाई 4। सो फाई की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पी। तो ये लिखा मैंने 2 पाई बाय लैम्डा, पी की वैल्यू को रख दिया मैंने लैम्डा बाई 4। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 से 2 पाई बाई 2 आया, फाई की वैल्यू पाई बाई 2 आई, इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगा दिया 4I0 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, फाई बाई 2 ये फॉर्मूला होता है। 4I0 की जगह मैं लिख सकता हूं के, 4I0 की जगह मैं लिख सकता हूं के, ये देखो आया है 4I0 की जगह के लिख दिया, आ गया। अब कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिखा और पाई की जगह फाई की जगह रख दिया पाई बाई 2, यानी कि हो गया पाई बाई 4। 2 तो नीचे ऑलरेडी है ना, तो ये हो गया इंटेंसिटी इक्वल टू के, और पाई बाई 4 मतलब 45 और कॉस 45 1 बाई रूट 2 स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी जगह चेंज क्या करेगा, वो पाथ डिफरेंस चेंज करेगा। लैम्डा बाई 4 की जगह लैम्डा बाई 3, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 6, लैम्डा बाई कुछ भी देगा, तो उसके हिसाब से ये हमारा नया जो आगे पूछेगा। इसके पहले ये तो कॉमन है, कुछ भी करो ये तो करना ही है सभी में, ये इस पैटर्न का क्वेश्चन जब भी आएगा ये तो कॉमन है, ऐसा तो सब में ही करना पड़ेगा। इसके आगे वाला जो पैटर्न है उसमें चेंज होगा, लैम्डा बाई 4 की जगह कुछ और देगा। तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर इस टाइप का क्वेश्चन करना है तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। फाई यानी कि फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इन YDSC a student observe 8 fringes in a certain segment of screen। कितनी फ्रिंज, 8। certain segment of a screen when a monochromatic light of wavelength 600 nanometer wavelength is used। if the wavelength of light is changed to 400 nanometer, 400 नैनोमीटर बाद में हो गई, then the number of fringes he would observe in the same region of the screen। एक ही जगह पर बने। तो भाई साहब एक बात बताओ, एक ही जगह पे बने तो भाई पाथ डिफरेंस एक्स का फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है, सेम जगह बने तो एक्स को एन लैम्डा डी बाई डी लिख सकते हैं। भाई डी और डी तो कांस्टेंट रहता है दोनों, और पोजीशन सेम है, मतलब मैं ऐसे नहीं लिख सकता एन लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट, तो मैं लिख सकता हूं n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2। तो लैम्डा 2 की वैल्यू n2 की वैल्यू लानी है, n2 इक्वल टू क्या आएगा, n1 लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। n1 कितना था, 8 फ्रिंज बन रही थी, 8 लिख दिया। वेवलेंथ कितना था, पहले 600 था, बाद में 400 हो गया। नैनोमीटर को मतलब ही नहीं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, 2 से इसको कट करो, 2 आया 2 6 12, n2 कितना आया 12। नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी बनेगी, 12 बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसके भी कई फॉर्मूले मिलेंगे आपको अलग अलग। 2 स्लिट्स इन YDSC है विड्थ इन द रेशियो 1:25। विड्थ रेशियो को हम W1 बाई W2 लिखते हैं और इसी को हम I1 बाई I2 लिखते हैं। मैं पहले फॉर्मूला लिखूंगा इसका, इसको हम लिख सकते हैं A1 बाई A2 पूरे का होल स्क्वायर, या इसी को लिख देते हैं R स्क्वायर। ये पहले फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इसमें काम आएगा। ठीक है, तो पहला एक तो क्लियर हो गया कि विड्थ रेशियो यानी कि I1 बाई I2 या W1 बाई W2 R स्क्वायर के बराबर है। R स्क्वायर मतलब यहां क्या दिया, विड्थ इन द रेशियो, विड्थ रेशियो दिया है 1:25, ये दिया है। अब मैं इसको A स्क्वायर भी लिख सकता हूं, तो A की वैल्यू आ गई भाई साहब 1/5। A की वैल्यू क्या आ गई, 1/5 बराबर है। अब क्या बोला है, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी देख लो। मैक्सिमा और मिनिमा इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा, ए बोल रहा हूं, इसको आर लिखते हैं, सॉरी ये आर है, ध्यान नहीं दिया मैंने, आर है, इसको विड्थ रेशियो बोल देते हैं ना। तो आर को इसको लिख सकते हैं R+1 अपॉन R-1 का होल स्क्वायर।
ये एक फॉर्मूला ध्यान रखना, मैक्सिमा मिनिमा की इंटेंसिटी का रेशियो, वैल्यू रखो तो मैक्सिमा अपॉन मिनिमा इक्वल टू आर की जगह 1/5 + 1, 1/5 + 1 और ये है 1/5 - 1 पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 5 इधर जाएगा, 5 × 1 = 6/5, 6/5 डिवाइड बाय 5 इधर जाएगा, कितना बचेगा, 1 में से 5 गया 4/5, माइनस में आएगा कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका स्क्वायर है क्योंकि भाई माइनस का 4 आएगा, स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16। और कुछ कट रहा, हाँ और भी कट कर दो इसको, 4 से कट करो, 4 × 9 = 36 और 4 × 4 = 16, 9:4, 9:4 सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लिखा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज इज हाफ। सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या हुआ, ऐसा होता है डायग्राम, ये होता है मेन सोर्स, यहां से लाइट जाती है, यहां बनती है दो ऐसे स्लिट लेते हैं, सोर्स को मैं बीच में लगा देता हूं थोड़ा अच्छा दिखेगा, ये होता है पहला सोर्स S1, ये होता है S2, ये होता है S, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है D, छोटा d। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज इज हाफ, मतलब D जो आया है उसको आधा कर दिया है, ठीक है, D/2 कर दिया है। आगे क्या बोला, एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स इज डबल, ये स्क्रीन है, ये क्या है स्क्रीन, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम कैपिटल D बोलते हैं, और D जो है ये D डिस्टेंस उसको डबल कर दिया है। देन द फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू लैम्डा D/D, ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लैम्डा D/D। ठीक है, इसको D' इसको D' दे दो, नाम थोड़ा चेंज रहेगा। अब देखो यहाँ पे लैम्डा को लैम्डा D' की जगह क्या करा, 2 टाइम्स D कर दिया, और D' की जगह क्या करा, छोटा वाला D कितना है, ऐसे कर दिया, 2 ऊपर जाएगा तो बीटा हमारा क्या आ जाएगा, 2 ऊपर गया 4 टाइम्स लैम्डा D/D, यही आएगा। इसको बीटा डैश नाम दे दो, तो ये हमारा आ गया 4 और ये इसको बीटा बोल सकते हैं, यानी कि फ्रिंज विड्थ जो है 4 गुना हो गई, कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गई, कितना हो गई, 4 टाइम्स, बीटा डैश इक्वल टू 4 बीटा। ठीक है, एक बार मैं स्क्रीन चेक कर लेता हूं, और चलिए सब सही है। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अब ये क्वेश्चन जो है ये हमारा पोलराइजेशन का है, एक ही क्वेश्चन मैंने पोलराइजेशन का दिया है और यही एक पैटर्न है इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखा है, 2 पोलराइड्स P1 एंड P2 आर प्लेस्ड विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ध्यान रखना इसको कैसे सॉल्व करना है, हमें 2 पोलराइड लेने हैं, मैं ऐसे रखूंगा, ध्यान से देखें, ये हो गया पहला पोलराइड, एक ही क्वेश्चन देखना है बस, है ना, ये P1 और ये दूसरा पोलराइड, ये हो गया P2, ये P2। ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे से रखें। एक चीज ध्यान रखना, जब लाइट आती है कहीं से, लाइट कौन सी आ रही है, अनपोलराइज्ड लाइट I0 आ रही, मतलब ये जो आ रही है ये I0 आ रही है। जब पहले पोलराइजर में पड़ेगी तो पोलराइजर क्या करता है, आधी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो यहां से जो देगा लाइट वो मिलेगी I1, क्या मिलेगी, I1। तो पहला पॉइंट ये है कि जो इंटेंसिटी मिलेगी P1 से वो पहले जो आ रही है उसका आधा हो जाएगा, तो I1 इक्वल टू I0/2 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। A third polaroid P3 is kept in between P1 and P2। एक मैं तीसरा पोलराइड यहां रख रहा हूं P1 और P2 के बीच में, ये रख दिया मैंने एक और पोलराइड, इसका नाम दे दिया P3, यहां रखा। अब इससे जो लाइट निकलेगी वो कौन सी निकलेगी, तो इससे निकलेगी I3 और लास्ट में जो इससे निकलेगी वो निकलेगी I2, मैं ऐसे नाम दे रहा हूं, है ना, P3 से I3 लास्ट। ठीक है, अब क्या बोला है, थर्ड पोलराइड P3 is kept between P1 and P2 such that it makes angle 45 डिग्री with that of P1। ये P1 से एंगल कितना बना रहा, 45 डिग्री। पहला एक चीज सोचो, ये इन दोनों के बीच 90 बना रहा था, ये 45 इन दोनों के बीच बना रहा, तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा, 45। अगेन फिर से समझो, इसका इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इनके बीच एंगल मान लो थीटा बन रहा है,
तो इनके बीच एंगल कितना बने 90 माइनस थीटा बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। 45 हो गया। अब क्या बोला था, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट थ्रू P2, P2 मतलब लास्ट वाले से, तो I2 कैसे आएगा जब I3 आएगा, बराबर है। अब I3 कैसे आएगा, तो पहले I3 लेके आए। एक हमारा लॉ होता है, उस लॉ को पहले मैं लिख देता हूं, इसे बोलते हैं मालूज लॉ। ये होता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए हम I3 पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो I3 को हम क्या लिखेंगे, I1 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा इन दोनों के बीच कितना है 45। I1 की जगह मैं I0/2 लिख सकता हूं, cos 45 1/2 होता है, 1/√2 स्क्वायर करेंगे 1/2 आएगा। तो फाइनली हमारे पास I0/4 आया। भाई cos 45 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 बचेगा, तो I0/4। मतलब यहां पे जो इंटेंसिटी आई I0/4 आई। ठीक है, अब I2 देख लेते हैं, तो I2 कितना आएगा, तो I2 को हम लिख सकते हैं I3 cos स्क्वायर 45। I3 की वैल्यू क्या आई, I0/4, यही ना, देखो I3 की वैल्यू क्या, I0/4, और cos स्क्वायर 45 की वैल्यू हमें पता है 1/2 स्क्वायर है ना, तो कितना है I0/8। ये आया I2, दैट इज द रिजल्ट। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, I0/8 दिया है ये। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। ये फॉर्मूला ध्यान रखना और कुछ भी नहीं है। इन दोनों के बीच जो एंगल, ये हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, 9π/2 में रहेंगे। बीच में जो रहेगा हो सकता है थीटा एंगल पे दे दे, थीटा देगा तो इनके बीच एंगल क्या 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और इन दोनों के बीच क्या होगा, तो ये थीटा जितना भी होगा उसके हिसाब से 90 में इसको कम कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसकी पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा, ध्यान से, है ना, कोशिश करूंगा आज ही अपलोड कर दूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन दिया हुआ, एज्यूम दैट लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, वेवलेंथ कितना दिया है 600 नैनोमीटर, इज कमिंग फ्रॉम अ स्टार, द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप की बात कर रहा, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन की। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बताना है, तो रिजॉल्विंग लिमिट जो रहती है वो रहती है टेलीस्कोप की 1.22 λ/d। ये पहले तो ये फॉर्मूला याद रखो। रिजॉल्विंग पावर जो रहता है वो रहता है d/1.22 λ। डायरेक्ट पूछा जाता है, इसके लिए मैंने फॉर्मूले भी लिख दिए हैं। ये है फॉर टेलीस्कोप। फिलहाल सॉल्व कर लेते हैं। रिजॉल्विंग लिमिट पूछी थी, लिमिट निकाल लो, क्या आता है, रिजॉल्विंग लिमिट इक्वल टू 1.22, लैम्डा कितना दिया है 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ डिवाइड बाय डी कितना दिया है, हैज ऑब्जेक्टिव हैज डायमीटर 2, डायमीटर 2, भाई डिवाइड तो कर ही लोगे, 2 से डिवाइड करो कितना आया 300, 1.22 इंटू 300 इंटू 10⁻⁹, 3 का मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये आ गया 3.66 इंटू 10⁻⁷। भाई 2 जीरो भी तो थे, 2 जीरो इससे कम कर दो, 3.66 10⁻⁷, सेकेंड ऑप्शन रेडियन में रहेगा क्योंकि लिमिट है रिजोल्यूशन की। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो गया। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सब जितने लोग वीडियो देख रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा ये लेक्चर को शेयर करो ताकि ज़्यादा लोगों के पास ये लेक्चर पहुँचे और ज़्यादा लोगों को समझ आए कि कैसा क्वेश्चन पेपर या कैसा पैटर्न नीट में पूछा जा सकता है, उनका रिवीजन हो जाए और आप भी रिवीजन करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर ही लिया होगा चैनल, नहीं किया हो तो कर लें। ठीक है, क्या होता है जब आप लाइक करते हैं या कुछ कमेंट्स करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, सभी टीचर्स को मिलता है। जितने भी टीचर है वो लोग हमेशा चाहते हैं उनके बच्चे आगे बढ़े और थोड़ा मोटिवेट करते रहें। हम जैसे मोटिवेट करते हैं वैसे आपको भी हमें मोटिवेट करना है, क्योंकि इस धूप में लेक्चर बनाना मतलब थोड़ा सा टफ टास्क होता है। आज जब क्लासरूम में कोई भी ना हो, क्योंकि ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सेंटर आए, लॉक खोला, कोई भी नहीं है, धूप है, दोपहर के 3 बजे 3:30 बजे, लेकिन अकेले रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि पहुँचे, और उसका कोई ऐसा कोई खास बेनिफिट नहीं है, बच्चों तक पहुँचे वो चीज़, इसलिए रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, जुड़े रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।